ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे पार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने टावर से प्रोजेक्शन और मूविंग प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्शन देखा था और क्वेश्चंस किए थे उस पे बेस्ड। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एडवांस लेवल में आता है, वैसे जनरली क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपन करेंगे क्योंकि जब एडवांस के क्वेश्चन बनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हालांकि फार्मूलाज वगैरह मुझे नहीं लगता तुम्हें याद होगा, याद रहे तो अच्छी बात है। सर ये मेंस में आएगा क्या? नहीं, प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मेंस में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आ जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मेंस में देने का कुछ भी दे सकता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पार्ट भी आता है, तो आ सकता है, लेकिन सर आने के किसका वेटेज चांसेस। सबसे ज्यादा रहता है फिर? 11th में? नहीं सर, मेंस में। मतलब किस फिजिक्स में। पोर्शन? 11th की बात कर रहे हो ना? हाँ पूरे फिजिक्स में 11, कौन? पूरे 11th में ये तुम्हारा हाँ। न्यूटन। जो वेव्स हम लोग पढ़ेंगे ना, वेव्स का ज़्यादा वेटेज रहेगा तुम्हारा। और जब हम लोग आरबीडी पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। थर्मोडायनेमिक्स, ये इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। तो 11th सर में, थर्मोडायनेमिक्स भी है। हाँ थर्मोडायनेमिक्स भी है, ये हम लोग 11th में सर ही कवर करते हैं। बोलो। रेक्टिलिनियर मोशन का कितना वेटेज आता है? कुछ नहीं है, इसके क्वेश्चंस रेयरली आते हैं। मैं जनरली बोलूँगा ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लो तुम्हें दिया गया है, इसको जल्दी से नंबर लेने के लिए, फ्री नंबर लेने के लिए दिया जाता है अगर आ गया सर तो। ये मिक्स करके आएगा ना दूसरे कंसेप्ट में? हाँ, ये बेसिकली ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सब रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें दूसरे क्वेश्चंस में लगेंगे। और वो कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, वो तभी आएगा जब तुम्हारा इधर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जैसे एनएलएम वगैरह करेंगे, फ्रिक्शन वगैरह करेंगे, तो इधर के कॉन्सेप्ट कुछ 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 वहाँ पे लगेंगे। मतलब ये जो पढ़ा हमने 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर के क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स जब 12th में लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें भी आ जाता है कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो तुम ऐसा मत समझना कि ये चैप्टर पढ़ लिया तो अब इसको यूज़ नहीं करना है, यूज़ करना है, वेटेज इसका नहीं है, इतना जान लो तुम। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए, वेटेज तो नहीं है मेंस में, नहीं आएगा तो तुम्हें कष्ट होगा आगे जा करके, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। खैर, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो इसमें दो तरह के प्रोजेक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्शन क्या है कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, और उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने किसी बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका ऐसे करके, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पे जा करके गिरेगा। तो ये कहलाएगा हमारा अप द इंक्लाइन। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? अप द इंक्लाइन। और दूसरा केस कौन सा बन जाएगा कि अगर मैं ऑलरेडी एक, डाउन। हाँ ऑलरेडी एक वेज पे हूँ या फिर इंक्लाइंड प्लेन पे हूँ, और मैंने इस जगह से एक बॉल को थ्रो किया इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और नीचे गिरेगा, तो ये कहलाएगा हमारा डाउन द इंक्लाइन। और इसी दोनों केस को हम लोग को करना है। कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है, फार्मूलेज वगैरह तुमको मैं याद दिला दूंगा, याद करा दूंगा। बेसिकली फार्मूलेज को मैं अलग तरीके से बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। केस 1 करते हैं अपन लोग। केस 1, अप द इंक्लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन। तो मेरे पास एक बॉल है और उसको मैंने अप द इंक्लाइन फेंकना है। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन का कुछ एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर,
बहुत जगह पे अलग अलग तरह के एंगल देते हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ अल्फ़ा, और जिस एंगल से मैं फेंकूँगा उसे थीटा एंगल यूज़ करूँगा मैं। थीटा एंगल पे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे जाके गिरेगा। तो इसके लिए मुझे 3 चीज़ निकालना है मेनली। पहला चीज़ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा चीज़ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। इस बार ग्राउंड से नहीं है, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। और तीसरा डेट इज़ रेंज। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसका रेंज कितना होगा ये मुझे निकालना है। रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। हेलो। हाँ बोलो बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं सर, तुम भी चेक कर वो रहे हो? बार बार लैग हो रहा था। ब्रेक को होता है। ओके। तो रेंज मुझे निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ये 3 चीज़ें हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। देखो, हम लोग जब भी क्वेश्चन को करेंगे ना, तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उस मोशन को हम लोग ऑलवेज 2 एक्सिस में डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करें, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या करा था हमने, यू इस डायरेक्शन में था एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो हमने क्या कर लिया था, 2 एक्सिस में इसको डिवाइड कर लिया था, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में। मोशन को एक्स एक्सिस में अलग सॉल्व किया था और वाई एक्सिस में हमने अलग सॉल्व किया था, बिल्कुल। और एक्स हमने वो लिया था जिसमें कि हमें रेंज निकालना था। जिस डायरेक्शन में हमें रेंज निकालना होता है उसे हमें क्या लेना पड़ता है, एक्स डायरेक्शन। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है हमें और बाकी सारा का सारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है इस जगह से और ये ऐसा मोशन करता हुआ यहाँ पे जाकर के गिरेगा, तो रेंज हमारा अलोंग द इंक्लाइंड निकालना है। अगर रेंज हमारा अलोंग द इंक्लाइन निकलेगा तो मुझे एक्स डायरेक्शन भी अलोंग द इंक्लाइन ही लेना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस एज्यूम कर रहा हूँ और वाई एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस का। तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो। और ये चीज़ है u एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब मैं 2 मोशन देखता हूँ कि इसमें एक x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और y डायरेक्शन में। तो x और y डायरेक्शन को हम लोग किस तरीके से देखे थे, प्रोजेक्शन। इधर से टॉर्च जलाया मैंने, टॉर्च जलाने पे इस बॉल का शैडो बनेगा, है ना। तो शैडो बनेगा तो वो यहाँ पे आएगा, फिर इस जगह पे आएगा, फिर इस जगह पे आएगा। मतलब x डायरेक्शन में जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहा है, आगे की डायरेक्शन में चलते जा रहा है। और y डायरेक्शन में देखें तो हमें लाइट इस तरफ से जलाना पड़ेगा, तो इसका शैडो जो होगा वो इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर नीचे आएगा। इसका मतलब मोशन कैसा हुआ, पहले तो ऊपर गया और फिर वो नीचे आया। समझ में आया क्या? यस सर। अगर कोई भी पार्टिकल यू टर्न मारता है, इस जगह पे क्या कर रहा है, वो पार्टिकल यू टर्न ले रहा है इन वाई डायरेक्शन, यू टर्न। अगर कोई भी पार्टिकल यू टर्न मारता है तो उस लोकेशन पे उस डायरेक्शन की वेलोसिटी या फिर स्पीड क्या होने की, 0 होगी, तभी वो यू टर्न मार सकता है। ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? बात समझ में आई या नहीं आई? सर हाँ। सर बट इंक्लाइन पे यू टर्न तो इम्पॉसिबल है ना। नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरी स्टेटमेंट, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं सुना।
मैंने क्या बोला, कोई भी अगर पार्टिकल यू टर्न मारता है तो उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। क्या मैं इस डायरेक्शन की हाँ सर। पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ? सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स पूरे मोशन को देखेंगे तो यू ओके टर्न सर। हुआ नहीं है अभी, बराबर। 180 डिग्री टर्न होता है तो यू टर्न बोला जाता है, लेकिन मैं एक सिंगल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। चलो अब मैं हाँ सर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग अलग तरीके से लूँगा और फिर उसके लिए सॉल्व करूँगा। तो इसमें दो चीज़ ये है, दो चीज़ मैं दिखाता हूँ। पहला चीज़ ये कि वेलोसिटी, हमने एंगल माना है, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल एक अलग है, इट इज़ अल्फ़ा, और थीटा जो है हमारा वो एंगल है। तो मुझे सारे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, उसका कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में चाहिए सिर्फ। तो स्पीड जो है वो u है इस डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस हमारा इधर है और वाई एक्सिस हमारा इधर है, और ये एंगल थीटा है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ जाएगा, u cos थीटा। तो दिस इज एक्स डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड, और इस डायरेक्शन में u sin थीटा। तो दिस इज y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड। अब मैं एक्सेलरेशन की बात करूँगा, तो एक्सेलरेशन का भी मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये है एक्सेलरेशन, वर्टिकली डाउनवर्ड है, बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में। कितना है, जी है। और इस एंगल को कितना हमने लिया है, अल्फ़ा। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। तो जी का दो कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में विच इज़ जी कॉस अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, जी साइन अल्फ़ा। जी साइन अल्फा। तो क्या ये जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन का है और वाई डायरेक्शन का है? नेगेटिव डायरेक्शन है, इस बात को ध्यान देना। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, साइन इसमें पुट करेंगे। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का हमने कंपोनेंट निकाल लिया। अब मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में चलता हूँ। तो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन का इंडिविजुअल मोशन, एक्स डायरेक्शन में वो केवल आगे की डायरेक्शन में जाएगा, और जब वो इस जगह से स्टार्ट किया है तो इनिशियली उसके पास स्पीड था एक्स डायरेक्शन में, कितना था, यू कॉस थीटा। और जब वो स्टार्ट किया था तो एक्सेलरेशन जो था वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन कितना है, विच इज़ रिटार्डेशन, जी साइन अल्फा बराबर। अब दूसरा, इधर आते हैं हम लोग। इसका मोशन वाई डायरेक्शन में कैसा आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आ रहा है। तो इनिशियली जो इसका स्पीड था वाई डायरेक्शन में वो कितना है, ये है, विच इज़ यू साइन थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन है वो भी, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है वाई में, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है एक्स में। तो ये और ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा। वाई डायरेक्शन में कितना है, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी कॉस अल्फ़ा। तो अब इसको सॉल्व करना है मुझे। मुझे क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, ये सारी चीज़ें निकालना है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा या फिर वो उस डायमेंशन में यू टर्न मार रहा है, तो यहाँ पे पहुंचने पे स्पीड कितनी होने वाली है, ज़ीरो। जीरो। बिल्कुल। तो ये कैपिटल एच हमारा इस जगह से निकल जाएगा इंक्लाइन प्लेन से, और उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करना होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, 2s। और ये पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इनिशियल कितना, यू वाई, और फाइनल कितना, ज़ीरो यहाँ पे, माइनस ऑफ यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और ए कितना है, माइनस जी कॉस अल्फ़ा इंटू एच।
माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा। ये हमारे पास h निकल कर के आया। दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। क्या हो गया इसको, एक मिनट। तो इस एच के फार्मूलों को याद रखेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा इसको याद रखने के लिए, काफ़ी आसान तरीका है। तो एच हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितने टाइम के लिए फ्लाई करेगा, मैं इसके लिए इक्वेशन लगाता हूँ। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पूरा इस जगह से इस जगह तक आया है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड ऊपर की डायरेक्शन में था, कितना था, यू साइन थीटा इनटू पूरा टाइम इसको लगा है कैपिटल टी, फ्लाई करने में टी डाल दिया, और माइनस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना था, नीचे देखो वाई डायरेक्शन में दिया है, दैट इज माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस पहले लगा दिया मैंने, इंटू टी स्क्वायर। तो अब इस इधर से अगर मैं इसको टी के लिए सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आया। अब मुझे निकालना है रेंज लास्ट। तो इतने टाइम के लिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चलेगा, है कि नहीं, और इतने टाइम के लिए अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा तो ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रहा था यू एक्स स्पीड से। तो मैं आर क्या लिखूंगा, आर इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी, गलत है। अब ये नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब एक्सेलरेशन आ चुका है एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे किस फॉर्मूले से करना होगा, कभी भी वन डायमेंशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेंज। तो आर के लिए एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फॉर्मूला लगाया। एस क्या हो जाएगा हमारा, रेंज। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना था, यू कॉस थीटा, ये पुट कर लेता हूँ मैं, यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कैपिटल टी, ये टाइम कैपिटल टी होने वाला है, तो कैपिटल टी का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, विच इज़ दिस थिंग 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, आराम से बैठना, और प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना था, ये माइनस जी साइन अल्फा, माइनस ऑफ जी साइन अल्फा। सर बोलो। वो टी में टाइम ऑफ फ्लाइट का नीचे जी कॉस अल्फा होगा ना? ओके हाँ, ये अल्फा होगा, थीटा लिख दिया मैंने, और इस जगह पे फिर से कैपिटल टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, होते हुए दिख रहा है क्या, या फिर नहीं दिख रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी।
माइनस ये 2 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा -2u² साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एक जी से जी जाएगा तो नीचे बचेगा जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सही है क्या? देखते जाओ। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, डेट इज़ 2u² बाय जी कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, और क्या साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा कॉस थीटा माइनस ऑफ 2u² बाय जी, तुमने बाहर निकाल लिया, एक साइन थीटा बाहर निकल गया तो अंदर आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सर एक कॉस भी बाहर निकलेगा, मैंने यहाँ पे देखा नहीं, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है मुझे। 2u² साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा को फिर से बाहर निकालो और अंदर का कुछ तुम्हें फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, क्या है बताओ? कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और अंदर बनेगा कॉस थीटा प्लस ऑफ अल्फ़ा। इधर से मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, that range is equals to 2u² sin theta into cos theta plus of alpha divided by g cos स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला निकल के आया। इसे याद रखना है तो रख सकते हो, और ज़्यादा बेटर है कि ये फार्मूला याद रख लो। इसको अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या लिखा था पहला? देखो, 2u sin theta by 2u g साइन cos थीटा बाई जी alpha। कॉस अल्फा, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। अगर तुम अच्छे तरीके से देखो तो यहाँ पे u साइन थीटा है, u साइन थीटा क्या था हमारा? y डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो इसे मैं लिखूँगा 2u y डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फ़ा क्या था? जी कॉस अल्फ़ा था हमारा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का, तो इसको हम लोग जी परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये जो फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, तुम अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के साथ मैच कराओ तो यही था आंसर हमारा, 2u बाय जी था, है ना? यहाँ पे भी वही फार्मूला है, बस इसको मॉडिफाई करके लिखा गया है 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। वहाँ पे जी पहले से ही परपेंडिकुलर होता था, लेकिन यहाँ पे मुझे जी को परपेंडिकुलर करना पड़ रहा है। तो ये फार्मूला तुम आराम से याद रख सकते हो, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हाइट का फार्मूला विच इज़ u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g कॉस अल्फ़ा। तो इधर से बताओ ये क्या चीज़ है? u परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और नीचे क्या है? 2 इंटू जी परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या था? u² डिवाइडेड बाय 2g। एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम फार्मूला है, बस जी परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा जो कि y डायरेक्शन में। और तीसरा जो है रेंज के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, रेंज का फार्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बस थोड़ा सा बता सकता हूँ कि 2
यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। तो जी को तो मुझे जी परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कॉस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। कैसा है, 2u² एज इट इज़ रहेगा, साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, कॉस के जगह पे लिखना होगा कॉस थीटा प्लस ऑफ अल्फ़ा, और नीचे जी परपेंडिकुलर होता है जी कॉस अल्फ़ा, लेकिन एक और कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करना होगा। अब कुछ नहीं कर सकते, याद रखने का है तो याद रखना पड़ेगा, तब जा कर के ये फाइनल आंसर आएगा हमारा रेंज का, जो कि ये है हमारा। ठीक है, क्या समझ में आया सबको? तो ये अप द इंक्लाइन है। अब एक दूसरा है डाउन द इंक्लाइन, तो डाउन द इंक्लाइन के लिए भी हम लोग करेंगे। सो नेक्स्ट इज डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन के लिए भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, एग्जैक्टली सेम जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा उसी तरीके से। तो ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, और मैंने किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराया डाउन द इंक्लाइन। तो तुम सोचो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी तरीके से चूज़ करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने प्रीवियस केस में करा। तो इस जगह से मैं अगर इस पार्टिकल को फेंक रहा हूँ विद द स्पीड यू, और एंगल इस बार मैं वही ले रहा हूँ कि जो इंक्लाइन प्लेन से जो एंगल बन रहा है डेट इज़ थीटा, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फ़ा है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ऐसा करके, और ये नीचे जा कर के गिरेगा। तो इसमें भी हमें तीन चीज़ें निकालना होगा, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज़ करना है मुझे, क्योंकि इस जगह से फेंका है, और रेंज हमें इस डायरेक्शन में निकालना है। तो इस डायरेक्शन को मैं क्या एज्यूम करूँगा, एक्स एक्सिस। तो इस डायरेक्शन को मैंने ले लिया एक्स डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैंने चूज़ कर लिया वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वो मतलब इस तरीके से जाते जाएगा। और वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन होगा, फिर से वो ऊपर जा कर के नीचे आने वाला है, एग्जैक्ट सेम मोशन। तो फिर से मुझे दो कंपोनेंट्स करने होंगे। अच्छा, मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये दो चीज़ें। तो मैं पहले वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ देता हूँ। तो अगर हमारे पास ये मैग्नीट्यूड है u का, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा, u एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इस डायरेक्शन में आएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा। सो दिस इज x डायरेक्शन में एंड दिस इज y डायरेक्शन में स्पीड। अब g की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका कंपोनेंट जो आएगा x और y में कुछ ऐसा आएगा, और फिर से ये एंगल अल्फ़ा होगा। तो इस डायरेक्शन में आएगा जी कॉस अल्फ़ा, और इधर आएगा जी साइन अल्फ़ा, एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन का एंड दिस इज वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया हमने, और एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन के लिए
काम करना है। वाई डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आएगा। तो इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में कितना था, विच वाज यू साइन थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। और वाई डायरेक्शन में कितना था एक्सेलरेशन, नेगेटिव, जी कॉस अल्फा। और एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये इस तरीके से चलता गया। और एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड था विच वाज यू कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना था, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जी साइन अल्फा विच इज़ पॉजिटिव, जी साइन अल्फा, क्योंकि इस बार हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया है एक्स। अब इसी को सॉल्व करना है। तो पहला मैं मैक्सिमम हाइट निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये ऊपर जा कर के नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे पहुँचने पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 0, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। देखो सारा जो है मतलब कि ये दोनों सेम है इक्वेशन में, ऊपर वाला जो था, अगर वो दोनों चीज़ सेम है क्वांटिटी और इक्वेशन भी सेम है, तो हमारा रिजल्ट भी सेम आने वाला है। यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, v का वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा इंटू एस। एस कितना हो जाएगा, h, जो कि मुझे निकालना है। सो कैपिटल H इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कॉस अल्फा। बेसिक फार्मूला जो कि लास्ट केस में आया था, एग्जैक्ट सेम फार्मूला है, और इसको हम लोग u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g परपेंडिकुलर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल T कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है फिर से एग्जैक्टली सेम है अप द इंक्लाइन के फार्मूले की जैसा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2u परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय जी परपेंडिकुलर। अब रेंज की बात करते हैं हम लोग। तो अगर मुझे इस जगह से रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन में यूज़ करना होगा। तो ये होगा रेंज इज इक्वल्स टू यू कितना एक्स डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकला उसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ, डेट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं वापस से करा रहा हूँ ताकि तुम लोग का रिवीजन हो जाए। हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना, जी एक्स डायरेक्शन का देखना पड़ेगा मुझे, विच इज जी साइन अल्फा, इस बार पॉजिटिव है तो ये माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूँगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा प्लस हाफ कैंसिल आउट,
2u² sin अल्फ़ा इंटू sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी cos स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉमन ले लो इसको, 2u² डिवाइडेड बाय जी sin थीटा कॉमन आ जाएगा और नीचे cos स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचेगा इधर, cos अल्फ़ा इंटू cos सर केवल थीटा cos अल्फा ही कॉमन आएगा ना? प्लस, देखो तुम ध्यान से, मैंने फाइनल कॉमन ले लिया एलसीएम लेने के बाद भी, एक स्टेप एक्स्ट्रा मैंने आ गया। तो ये जगह साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा बराबर है क्या? समझ में आया या नहीं? हाँ सर। 2u² साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, थीटा माइनस अल्फा। अल्फ़ा माइनस थीटा लिखूंगा तो हाँ सर, गलत सेम। है या सही है? सही है। सही है ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रेंज का फॉर्मूला निकला, ये रेंज का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली ऊपर वाले के जैसा ही है, बस बीच में एक नेगेटिव साइन आया, उसमें क्या था, पॉजिटिव साइन था, प्लस साइन। तो अप द इंक्लाइन में याद रखना अल्फ़ा प्लस थीटा होगा और डाउन द इंक्लाइन के लिए थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा होगा। क्लियर है? ये बस याद रखना है रेंज के लिए। बाकी रेंज का फॉर्मूला एक याद रखना है, उसी में दोनों निकल जाएंगे। तुम्हें हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला तो तुम्हें पहले ही मैंने क्लियर करा दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? चलो तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले दो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाए, फॉर्मूले लगाना सीख जाओ, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, एक बॉल को अप द इंक्लाइन फेंका है और कुछ 37 डिग्री के एंगल पे, और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल दे रखा है दैट इज़ 30 डिग्री, और इसको मैंने कितने से फेंका है, मान लो कि 25 मीटर पर सेकंड से फेंका है। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड, पहले तो तीन चीज़ निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये तीन चीज़ निकलेगा। फिर दूसरा इसमें मैं पूछूंगा कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल या फिर पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तुम्हें दिया गया है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कोऑर्डिनेट बताना है तुम्हें। एंगल डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, (25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर रेंज और फिर मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज़
टू यू परपेंडिकुलर अपन जी परपेंडिकुलर। तो पहले यू परपेंडिकुलर और जी परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ। तो मैं उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भूल जाता हूँ, मैंने अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। और इस डायरेक्शन में 25 है, तो 25 का कंपोनेंट लेंगे इस तरफ। 25 cos 37, ये कितना आ जाएगा 4/5, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 है ना। तो u इन एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 15 15। 15 तो ये u परपेंडिकुलर निकल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या, अब अच्छा जी भी निकालना ना। जी इस तरीके से दिया गया, तो जी का कंपोनेंट इधर आएगा जी परपेंडिकुलर, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो जी कॉस 30। तो cos 30 कितना होता है √3 5√3 आ गया। तो अब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर, और u परपेंडिकुलर 15 और जी परपेंडिकुलर 5√3। तो ये आंसर आ जाएगा 2√3 सेकेंड, मेरा टी आ गया। दूसरा h, h क्या होगा, कैपिटल H इज इक्वल्स टू U परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय 2 G परपेंडिकुलर। तो 2u परपेंडिकुलर कितना 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी परपेंडिकुलर 5√3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, एक ये √3 बन जाएगा, इससे कैंसिल आउट होकर के 15/2 45 √3। 15/2 7.5 ठीक है, ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेशन तो करने की ज़रूरत है नहीं। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज हम लोग को क्या लिखना है, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस, अब द इंक्लाइन है थीटा प्लस ऑफ अल्फ़ा लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कुछ वैल्यूज़ जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है उसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, जैसे कि 2u, ये क्या है u परपेंडिकुलर इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है जी परपेंडिकुलर इंटू कॉस अल्फ़ा। तो u का वैल्यू है 25 और u परपेंडिकुलर 15 निकाला था। कॉस थीटा प्लस ऑफ अल्फ़ा डेट इज़ 37 प्लस 30 प्लस ऑफ 37 डिग्री, इसको एक्सपांसन करना पड़ेगा। और नीचे क्या आ रहा है जी परपेंडिकुलर विच इज़ 5√3 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल था हमारा अल्फ़ा, डेट इज़ 30 डिग्री। कॉस 30 फिर से कितना होगा √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज़ कॉस a इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन a इंटू साइन बी, इसको लगा करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा। और कोऑर्डिनेट उसने खुद बना करके दिया है कि इस कोऑर्डिनेट के सिस्टम के हिसाब से तुम्हें बताना है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस तुम्हें यही लेना है, वाई एक्सिस तुम्हें यही लेना है। सचुड़ो हाँ ये लो, ठीक है। हाँ सर तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा तो मैक्सिमम हाइट उसका इस जगह पे आने वाला है। अगर वो इस जगह पे आएगा तो मुझे ये निकालना है कि ये कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो तुम्हें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये कितने टाइम के बाद पहुंचेगा इस लोकेशन पे। बता सकता है कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, आधा टाइम पे पहुंचेगा या नहीं, पहले तो ये बता दो कमेंट करके। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं आधे टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं। अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल हाँ T सर। बोला हूँ
तो क्या हाँ सर इस जगह पे हाँ t सर बाई टू टाइम पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। है ना, क्योंकि y डायरेक्शन में मोशन ऐसा हो रहा है और यू टर्न मारेगा। अगर तुम y डायरेक्शन के मोशन को सिर्फ कंसिडर करोगे तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा तुम्हें केस देगा। नीचे की डायरेक्शन में y रिटार्डेशन हो रहा है और इसका तुमने y डायरेक्शन में स्पीड दिया है, तो हाईएस्ट पोजीशन पे जस्ट आधे टाइम पे होगा। लेकिन क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ क्या, ये अगर पूरा का पूरा रेंज है तो ये रेंज ये वाला r/2 होगा? ये बोल नहीं। सकता हूँ? ये नहीं बोल सकता मैं इस बार। क्यों नहीं नहीं बोल सर। सकता? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन है, पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन है और इसका यू एक्स वाह का बराबर है। तो अब आगे हाँ हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने ये काम किया और हमें पता चल गया कि इस लोकेशन पे कितने टाइम में पहुंचने वाला है, जस्ट आधे पे, विच इज़ √3 सेकेंड, है ना। अब ऊपर वाला जो भी काम किया है भूल जाओ। इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है u विच इज़ 25 और एंगल कितना दिया हुआ है, इट इज़ 37 + 30 और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी आ जाएगी, u cos 37 + 30 और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, u sin 37 + 30। तो ये तुम्हारा y डायरेक्शन का और ये तुम्हारा x डायरेक्शन का निकल गया और ये इस तरीके से मोशन करेगा। तो ये टाइम पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, तुम्हारा ux आ चुका है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेंदी पड़ जाएगा कैलकुलेशन वगैरह। सटीक आंसर मतलब कि क्वेश्चन अगर तुम्हें दिया भी जाएगा तो उसमें कुछ ऐसे वैल्यूज़ दिए जाएंगे जिससे कि तुम्हें ux और uy अच्छा वैल्यू निकल जाए। जैसे 30 डिग्री दे दिया जाएगा और 30 डिग्री तो 60 आ जाएगा, तो अच्छा वैल्यू आ जाएगा। या फिर 15 दे दिया जाएगा ताकि 45 हो जाए, इस तरह के वैल्यू दिए जाएंगे। तो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है, 25 cos 37 + 30 और टाइम कितना है, √3। तो ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट निकल गया। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट में ये ऊपर जा रहा है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT² मुझे लगाना पड़ेगा और यू टी प्लस हाफ ऑफ AT² करेंगे। इनिशियल कितना y डायरेक्शन में, दिस मच uy, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, इंटू √3 माइनस हाफ ऑफ g इंटू T²। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा और मेरा y कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया, आंसर निकल गया। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि बोला गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया। इस जगह से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया विद द स्पीड u और इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा बना रहा है। तो पूछा गया फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट of this projectile motion if it is thrown in horizontal direction। पहला ये, दूसरा ये भी निकालो, find the angle made with horizontal when it is about to hit the inclined plane। सॉल्व करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन किया गया
इसको थीटा एंगल पे फेंका गया है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है, तो थीटा एंगल होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर, है ना। तो जी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जी इस डायरेक्शन में था और इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा, तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा। और u कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u साइन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। तो आंसर आ जाएगा 2u बाई जी इंटू टेन थीटा। दूसरा रेंज, तो रेंज निकालने के लिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा था इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या था और थीटा क्या था, हमने ये एंगल जो एज्यूम करा था थीटा था और ये अल्फ़ा एज्यूम करा हुआ था, इंक्लाइन प्लेन का एंगल और जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया दोनों यहाँ पे सेम है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ज़ीरो का वैल्यू कितना 1 इंटू जी कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर कितना बनेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बनाएगा जब वो नीचे गिरेगा। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन का दे रखा है इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन नहीं। ये इस जगह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया, तो बेसिकली ये प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर हो गया क्वेश्चन, आया ना। बस कितने टाइम के लिए फ्लाई करेगा वो हमें पता है, डेट टाइम इज़ ऊपर दिया गया, डेट इज़ 2u बाई जी टेन थीटा, 2u बाई जी इंटू टेन थीटा, इतने टाइम के लिए फ्लाई करेगा। तो इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड तो चेंज नहीं होने वाली, यू ही रहेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। और कितना हो जाएगा बढ़ करके, फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 फार्मूले से निकाल लेंगे, y डायरेक्शन में लगाया तो मैंने, तो इस डायरेक्शन में u है और वर्टिकल डायरेक्शन में v है। कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ 80 और ये 0 प्लस a विच इज़ g एंड टाइम इज़ 2u टेन थीटा डिवाइडेड बाई जी, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2u टेन थीटा। तो एंगल निकाल लो अब, ये एंगल अगर अल्फ़ा है हॉरिजॉन्टल से मांगा सर है, यू जीरो कैसे हुआ? क्योंकि तुमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, अब मैंने एक्स एक्सिस ये मान लिया और वाई एक्सिस ये मान लिया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ठीक है, वाई डायरेक्शन में लगाया ना मैंने, तो वाई डायरेक्शन में कितना हुआ इस एक्सिस के हिसाब से 0। अब टेन अल्फ़ा निकाल लो, अगर इसको अल्फ़ा या डेल्टा बोल लो, डेल्टा, तो टेन डेल्टा कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से एंगल, डेट इज़ 2u टेन थीटा डिवाइडेड बाय u, 2 टेन थीटा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन एक बार बाद में करते हैं, पहले हम लोग करते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, डेट इज़ इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा हो और प्रोजेक्टाइल मोशन होने के बीच में तुमने एक वॉल रख दिया, तो क्या करेगा, दीवार से टक्कर खा जाएगा और टक्कर खाने के बाद फिर रिबाउंड कर जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एज्यूम कर रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक क्या चीज़ है ये तुम्हें कोलिजन में समझ में आएगा, चैप्टर 1 इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें समझ में आएगा। अभी के लिए समझ लो हाँ इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद का जो स्पीड होता है वो सेम होता है। इलास्टिक कोलिजन
ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विथ अ वॉल, दीवार से। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं हम लोग पहले, कि अगर किसी पार्टिकल को फेंका गया यू स्पीड से तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा इस तरीके से जाते हुए और ये यहाँ पे जा कर के टक्कर खाएगा। अब अगर बीच में कहीं पे भी दीवार तुमने रख दिया, अगर दीवार रख दिया इस जगह पे, तो इस जगह पे वॉल रखने के कारण से एज्यूम कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो ये जो भी पार्ट इतना सा इस डायरेक्शन में गया उतना ही पार्ट मिरर इमेज करके इस तरफ चला जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हुआ वो इनिशियली इस जगह से पार्टिकल मूव किया और फाइनली इस जगह पे जाकर गिर गया। दूसरा चीज़ कि ये जो डिस्टेंस होगा इलास्टिक कोलिजन है और मिरर इमेज हम लोग देख रहे हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x होगा। और अगर तुमने इसको रेंज बोला है कैपिटल R, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन क्या हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, R माइनस ऑफ 2x। आया ना? अरे समझ में आया कि नहीं, बोल दो पहले। नहीं हाँ समझ? सर। हाँ। नेक्स्ट ये केस 1 है। केस 2, अगर वॉल को मैं ये थोड़ा, r माइनस 2x क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो इतना सा हो गया अब, है ना? और ये डिस्टेंस पूरा का पूरा कितना है, r है। अगर दीवार नहीं होता तो वो यहाँ पे गिरता, लेकिन दीवार है तो वो इस जगह पे गिर रहा है। तो ये इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस है। केस 2 सर हम लोग 2x माइनस r नहीं बोल सकते? नहीं, अभी समझ में आएगा क्यों। केस 2 में हम लोग एज्यूम करते हैं कि दीवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास था। अगर ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ऐसा, तो उसको यहाँ पे गिरना चाहिए था, लेकिन दीवार जो है मैंने इसके आधे से भी पास में रखा है। अगर आधे से भी पास में रखा जाएगा तो मिरर इमेज तुम लोगे, ये यहाँ पे जाकर के टक्कर खाएगा, है कि नहीं? और जब टक्कर खाएगा तो ये वाला जो पार्ट का मिरर इमेज है वो तुम ऐसे बनाओगे और इधर गिरेगा आकर के, तो फाइनली इस जगह पे होगा। तो ये डिस्टेंस अगर तुमने x बोला तो ये डिस्टेंस भी x होगा, मिरर इमेज एग्जैक्टली। और रेंज कौन सा है, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है। तो अब तुम मुझे बताओ कि इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। बिल्कुल ज्योमेट्री है, कुछ मत करो। r माइनस x। क्या इसको मैं सर एक सेकेंड। एक्सटेंड करूं, देखो देखो देखो, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ऐसा दिखेगा क्या? इसको डॉटेड लाइन से मुझे यहाँ तक लाना चाहिए था, तो क्या ये डिस्टेंस बिल्कुल R हो जाता? आया ना? सर r माइनस 2x। तुम सोचो कितना हो जाएगा। r माइनस x बाय 2। सर r माइनस 2x में हो सकता। हाँ सर r माइनस 2x। समझ में आ रहा है क्या? ज्योमेट्री से तुम्हें बस निकाल लेना है, सिमेट्री वगैरह देख करके। तो जनरली इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर मैंने दीवार इस जगह पे रख दिया है, मान लो कि ये डिस्टेंस y है ना, ये डिस्टेंस y है, तो ये इधर गिरेगा ऐसे करके, तो ये भी y होगा, और ये वाला पूरा का पूरा रेंज होगा r। तो r माइनस ऑफ
2y इधर से लिख सकते हैं हम लोग। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। है ना। अभी कैलकुलेशन दूंगा, कैलकुलेशन में तुम्हें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जब वैल्यूज़ मिलेंगे ना तुम्हें, तब तुम्हें डेटा क्लियर होगा। अब देखो, अगर मैं इसी केस के लिए बताऊं तुम्हें, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो ज़रा सा, r माइनस ऑफ एक्स। हाँ सर। ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस ऑफ एक्स। क्या मैं इसको y बोल सकता हूँ इस केस के जैसा कंपेयर करूँ तो, है ना। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच में, r माइनस ऑफ 2y, y की जगह पे r माइनस ऑफ x लिखूंगा। तो कितना आया आंसर, बोलो। 2x माइनस ऑफ r। नहीं समझ में आया, दिमाग घूम गया क्या? हाँ। अरे समझ में समझा आया, सर। समझ में आया ना। समझा सर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से तुम्हें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। दो केसेस लेंगे हम लोग। मान लो कि एक बॉल है, इसको तुमने फेंका 25 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ, क्या ले लूँ, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। और दो लोकेशंस पे दीवार रखे गए हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर इफ़ द वॉल इज प्रेजेंट एट x is equals to 30 meter, then find initial and final distance between the ball। सॉल्व करो इसको, बस तुम फील करोगे तो समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन तुम्हें मिलेगा, तुम्हें खुद आंसर आ जाएगा। तो अगर तुम इसका रेंज निकालो, तो रेंज निकालने के बाद तुम्हें पता चलेगा नेट इज़ 60, रेंज आ रहा है 60, और तुम्हें 30 पे वॉल को रखा है। वॉल अगर 30 पे है तो बिल्कुल आधे पे रखा है, मतलब परपेंडिकुलरली हिट करेगा और वापस से वो बैक ट्रेस कर जाएगा, जिस जगह पे था उसी जगह पे आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उन दोनों के बीच में, 0। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है ऊपर वाले के लिए ही, अभी जो ऊपर क्वेश्चन दिया है उसी के लिए, इफ़ द वॉल इज एट x इज इक्वल्स टू 20 मीटर, तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच में डिस्टेंस बताओ। और अगर ये पहला केस और ये दूसरा केस, अगर x इज इक्वल्स टू मान लो 50 पे वॉल है, तो फिर से इनिशियल एंड फाइनल के लोकेशन के बीच में डिस्टेंस बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार करो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सबसे पहले वो देखो कितना रेंज है, रेंज हमारा 60 है और तुमने 20 पे रखा है, तो कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 20, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 माइनस ऑफ 20 40, और ये गिरने वाला है इधर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी होने वाला है 40, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर 20, है ना। तो ये इनिशियल इस जगह पे और फाइनल इस जगह पे आने वाला है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सेकेंड केस के लिए अगर देखें तो 50 मीटर पे रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे जाकर के गिरता, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 50, तो ये इस तरफ जाकर के गिरेगा, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। तो अब इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 माइनस ऑफ 10 विच इज -10 40 मीटर। सिंपल क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन
कुछ इस तरीके से दिया गया कि एक वॉल है, मतलब कुआं, ठीक है, वेल जिसको बोलते हैं हम लोग, एक कुआं है और या फिर गड्ढा है, जो भी बोलो, और दोनों वाल इसके वर्टिकल हैं और साथ ही साथ ये जो है इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया और ये जो डिस्टेंस है ये 80 दे रखा है, हाइट, डेप्थ, और इसके बीच का जो लेंथ है वो 7 मीटर दे रखा है। तो पूछा गया कि जब वो नीचे गिरेगा तो ए से कितने डिस्टेंस पे होगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑफ द पार्टिकल वेयर इट विल हिट द ग्राउंड। सॉल्व करो। चलो करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो तुम इसका रेंज निकालो। ये कुछ इस तरीके से गिरता, अगर वॉल्स वगैरह नहीं होते तो ये इस तरीके से गिरा होता। कितना है हाइट, 80 है, तो टाइम कितना लगेगा इसको गिरने में, 2h/g, डेट इज़ 4 सेकेंड। हाँ सर। 4 सेकेंड में ये गिरने वाला है। तो इसका रेंज कितना होने वाला है, ये जो रेंज हो जाएगा डेट विल बी इक्वल्स टू 4 × 10, 40 मीटर। क्योंकि अब डिस्टेंस 7 मीटर ही दिया है तो 7 मीटर डिस्टेंस जाने के बाद वो क्या करेगा, मतलब कि 7 मीटर के बाद फिर वो रिबाउंड करेगा और टक्कर खा करके इधर चला जाएगा। वापस से टक्कर खाएगा 7 मीटर के बाद, फिर से वापस से टक्कर खाएगा। तो ऐसे कितने बार टक्कर खाएगा, तो 40 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 5 बार। 35, और ये 5 बचेगा, मतलब 5 बार टक्कर खाएगा ये, 5 बार। तो एक बार ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, और ये 5वां होगा ये। उसके बाद फिर ये गिरेगा, तो कितना बचा, 5 बचा है, तो ये होगा 5 का डिस्टेंस। और पार्टिकल इस जगह पे गिरा और ए लोकेशन से कितने डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये 7 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 7 - 5 विच इज़ 2 मीटर फ्रॉम ए। ठीक है क्या। तो ये इसका हाँ, सर। क्वेश्चन हो गया। और इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन तो और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 पार्टिकल भी दे दिए जाते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाता है। तो वो सब तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, सीट वगैरह में मिलेंगे तो हम लोग उसी में डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग करके लेकर के आना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन, क्वेश्चन लिखा गया ए पार्टिकल is thrown at an angle theta with the inclined plane of inclination theta of inclination बीटा ले लो, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड बीटा इफ, 2 कंडीशंस दिए गए उसके लिए निकालना है। इफ प्रोजेक्टाइल strikes the inclined plane perpendicularly to the inclined plane, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जाकर के वो स्ट्राइक कर रहा है,
तो उसके लिए थीटा और बीटा में क्या कंडीशन होना चाहिए। दूसरा बोला गया कि प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द प्लेन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, टू द ग्राउंड। तो इन दोनों को सॉल्व करके लेके आना। और ये अप द इंक्लाइन का केस दिया गया है, अप द इंक्लाइन, कि अप द इंक्लाइन किसी भी बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका गया, तो उसके लिए ये तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये हम लोग का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर चलो नेक्स्ट क्लास से देखते हैं।